भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने इंफॉर्मेशन दी है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने इतिहास रचा, चौथी बड़ी इकोनॉमी अब भारत बन गया है। नीति आयोग के मुताबिक भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जापान को पीछे छोड़कर चौथे पायदान पर पहुंचा। भारत की इकोनॉमी अब $4 ट्रिलियन हुई है। अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से आगे है और 2.5 से 3 साल में तीसरे पायदान पर भारत पहुंचेगा। अगस्त में होगी एसेट मोनेटाइजेशन की भी घोषणा। शरद कोहली मार्केट एक्सपर्ट इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जाहिर है इकोनॉमी किस तरीके से ग्रूम हो रही है, किस तरीके से बूस्ट हो रही है, ये हम दिनों दिन देख रहे हैं। युद्ध की सिचुएशन जो क्रिएट हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके के फैसले लिए, उसके बाद भी मार्केट अप डाउन होता रहा, लेकिन ये खबर मार्केट पर कितना असर डालेगी? देखिए, नमस्कार शिखा और भारत 24 के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। देखिए, ये एक आंकड़ा है, पर मैं समझता हूं हर भारतीय के लिए फक्र की बात है। 2014 से लेके पीछे जाए, हम 1947 तक जब भारत आजाद हुआ था तो हम मात्र 2 ट्रिलियन पहुंचे थे और अब 11 साल में हम उससे डबल हो चुके हैं जी। तो मैं समझता हूं भारत के लिए फक्र की बात है। मार्केट के लिए एक अच्छी खबर है अगर मार्केट कल इसको लेके सेलिब्रेट करता है, पर मार्केट के लिए अभी जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं वो थोड़े से काउंट कर रहे हैं। ट्रंप साहब ने जो एप्पल को धमकी दी है, सैमसंग को धमकी दी है, यूरोपियन यूनियन के ऊपर उन्होंने टैरिफ 50% लगाने की धमकी दी है, उसको लेके मार्केट होगा। पर ये आंकड़ा कुछ दिन पहले आ चुका था आईएमएफ का, 4.189 हम पहुंच चुके हैं, पर इस पे नीति आयोग की मोहर कल लगी है ऑफिशियली। क्योंकि क्या होता है कि भारत 24 के दर्शकों के लिए ये इंटरेस्टिंग जानकारी होगी कि रुपए और डॉलर की जो रेट होती है उससे ये आंकड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। तो आने वाले सालों में भी जब हम तीसरी बनने की अग्रसर हैं, अगर रुपया स्ट्रांग रहा तो हम और जल्दी बन जाएंगे। अभी आपने 2.5-3 साल का बिल्कुल ठीक जिक्र किया, पर अगर यूएस डॉलर नीचे गिरता है तो हम और जल्दी उस पायदान तक पहुंच सकते हैं। तो कुल मिला के मार्केट इसको कहीं ना कहीं दिमाग में जरूर रखेगा, पर यह देखना होगा कि कल इंटरनेशनल फैक्टर्स ज्यादा हावी होंगे या भारत की ये खबर ज्यादा हावी होगी। पर मैं समझता हूं हर भारतीय के लिए सेलिब्रेट करने वाली बात है, क्योंकि भारत सरकार ने जितनी भी योजनाएं आज तक लॉन्च करी 2014 के बाद, वो ज्यादातर कारगर रही हैं और बहुत हद तक कारगर रही हैं, तभी हम पहुंच पाए, वरना ये पायदान हासिल करना इतना आसान काम नहीं था। और जापान की अगर हम बात करें तो जापान की पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है, वहां पर वर्कफोर्स अब काम करने लायक कम से कम बच रहा है, इस वजह से जापान पीछे छूट गया। इस पे भी डिपेंड करेगा हमारा तीसरी पे पहुंचना, कि जर्मनी जो हमसे आगे है, इस समय करीब 4.8 4.9 पर जर्मनी है। जर्मनी आगे रिसेशन में जाता है, किस रफ्तार से ग्रो करता है, इस पर भी निर्भर करेगा कि हम कितनी जल्दी तीसरे पायदान पर शिखा पहुंच पाएंगे। शरद सर, अब हमने देखा है जिस तरीके से मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है, इस समय जो स्थिति बन रही है और ये पूरी इकोनॉमी ग्रोथ के लिहाज से कौन से वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे हैं जिसने भारत को अपॉर्चुनिटी दिलाई है या फिर कह सकते हैं कि बूम अप किया है? मैं समझता हूं भारत सरकार की जो एनडीए सरकार की जो नीतियां रही हैं, बहुत लंबी फेहरिस्त है। मैं अगर सबका नाम लूं तो आपका बाकी का ये बुलेटिन का टाइम उसी में ही चला जाएगा। जीएसटी से लेके इंसॉल्वेंसी तक, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, पर जो सबसे उल्लेखनीय मैं मानता हूं वो मैं बुनियादी ढांचे पर जो भारत सरकार ने खर्च किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च किया गया है। पुल बने, रेलवे स्टेशन बने, पोर्ट बने, एयरपोर्ट बने, इतना बड़े मात्रा में खर्च किया गया है, उससे 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर निकले। एक तो ये उल्लेखनीय है। दूसरा उल्लेखनीय मैं मेक इन इंडिया को मानता हूं। आप देखिए कि ट्रंप साहब ने 2 दिन पहले क्या बयान दिया। उन्होंने टिम कुक एप्पल को बोला कि आप भारत में अपने फोन नहीं बनाएंगे, नहीं तो मैं 25% उस पर टैरिफ लगा दूंगा। इसका मतलब अमेरिका जैसे विकसित देश, सबसे बड़ी इकोनॉमी को भी इस समय डर है कि भारत एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनने जा रहा है। वो भी चाहते हैं कि फैक्ट्री वहां लगे, क्योंकि उनको पता है भारत की क्षमता हो चुकी है कि वो पूरे के पूरे एप्पल के आईफोन अपने यहां चाहे तो बना सकता है, चीन से भी हटकर। तो मैं समझता हूं मेक इन इंडिया में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम जो भारत सरकार ने निकाली और भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया, उसकी वजह से आज चाइना +1 पॉलिसी कामयाब हो रही है। भारत में फार्मास्यूटिकल, डिफेंस इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर चिप्स, मोबाइल फोन से लेके हर चीज भारत में बन रही है। तो मेक इन इंडिया में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है भारतीयों को समृद्धि दिलाने में। और जो लोग ये सोचते हैं कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था चौथी पहुंच गई तो हमको उससे क्या लाभ है,
तो मैं ये बता दूं कि जब जीडीपी पहुंचती है तो जीडीपी का अंग्रेजी में हम शब्द इस्तेमाल करते हैं शिखा, उसको हम कहते हैं ट्रिकलिंग इफेक्ट, ट्रिकल डाउन इफेक्ट, कि उसका धीरे धीरे असर लोगों पर पड़ता है, लोगों की आय बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है, आपके जीवन का स्तर सुधरता है। ये लोग ध्यान में रख के, खाली एक आंकड़ा नहीं है, इसको आंकड़ा खाली समझ के नहीं लेना चाहिए। जाहिर सी बात है। और सर, चूंकि अर्थव्यवस्था और कितनी क्विकली ग्रो करे, जाहिर है आने वाले समय में हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि डिफेंस के मामले में ग्रोथ हो रहा है, जो वेपन्स हैं वो लिए जा रहे हैं, स्वदेशी निर्मित किए जा रहे हैं, आयात और निर्यात में अब और पिछले 10 साल में ज़मीन और आसमान का अंतर है। तो इकोनॉमी अगर तीसरे पायदान पर पहुंचना है भारत को, तो क्या वो क्रिटिकली इन्वॉल्व इशूज़ हैं जिसको मॉडिफाई करने का काम भारत करेगा आने वाले दिनों में, या सरकार करेगी? देखिए, हम 6.5-7% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। पहली बात तो हमें ये रफ्तार रखनी पड़ेगी, नहीं थोड़ी सी और तेज करनी पड़ेगी। और इसके लिए भारत सरकार ने, जो कल आपको पता होगा नीति आयोग की जो 10वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात रखी कि विकसित राज्य, विकसित भारत। तो राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को भी उतना ही योगदान अपना देना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार अकेले कोई काम नहीं कर सकती। अगर राज्य साथ नहीं देंगे, राज्य उनकी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो केंद्र सरकार ज्यादा उसमें कुछ काम नहीं कर पाएगी। हमारे शरीर के अंग होते हैं, अंगों से बनता है, तो ये राज्य केंद्र शासित प्रदेश शरीर के अंग है, तभी शरीर कहलाता है। तो मुझे लगता है एक तो राज्यों को अपने यहां रफ्तार बनानी पड़ेगी, इसीलिए गवर्निंग काउंसिल में प्रधानमंत्री जी ने बोला। और दूसरी एक बहुत जरूरी बात शिखा यहां पर समझने वाली है कि जो इंटरनेशनल हेडविंड्स हैं इस समय, तो अंतरराष्ट्रीय फैक्टर्स हैं जिसमें जियोपॉलिटिकल, जो आपको जगह जगह युद्ध छिड़े दिख रहे हैं, 3-4 साल हो गए रशिया यूक्रेन को, ये जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट का सेटल डाउन होना जरूरी है और इनका ये बढ़े ना। भारत और पाकिस्तान के बीच में भी शांति रहनी चाहिए, पाकिस्तान और कोई शरारत ना करे। तो ये सारी चीजें हमें मान के चलनी पड़ेगी कि शांति, क्योंकि देश तरक्की समृद्धि तभी कर सकता है, बल्कि दुनिया समृद्धि तभी पा सकती है अगर वैश्विक शांति बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे। जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, ये भारत के लिए एक चैलेंज रहेगा। जी ठीक है शरद सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।